हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एमएससी प्रीवियस की क्लास में हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर रेनू अग्रवाल, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे को, है ना। तो आज हम करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है कि स्टीरियो केमिस्ट्री उस साइंस के साथ डील करती है जिसमें हम कंपाउंड्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन होता है। जैसा कि हम जानते हैं ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, और कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं जब डिफरेंट ग्रुप से या एटम से जुड़ी हुई होती हैं तो 3 डायमेंशनल स्पेस में उनका जो रिलेटिव अरेंजमेंट होता है उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इसकी स्टडी करने के को हम कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। जैसा हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है वो वॉन्टहॉफ ने जैसा दिया था 1874 में कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स, कि किसी कार्बन कंपाउंड्स के कितने आइसोमर्स होते हैं, उसके बेस पर जो स्ट्रक्चर दिया था कार्बन का, वो बताया था कि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है ना। टेट्राहेड्रल का मतलब कार्बन सेंटर में, और इसकी चारों वैलेंसी एक टेट्राहेड्रल की चारों तरफ डायरेक्टेड रहती हैं, और इनका जो एंगल जैसा कि बताया है हमने 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात है स्टीरियो केमिस्ट्री की। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? जब दो कंपाउंड्स जो कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक दूसरे से डिफरेंट हों कार्बन के अराउंड, तब हम उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स होती हैं ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं या आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ए कंपाउंड विच आर नॉन इंटरकन्वर्टेबल बाय सिंपल रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। कि ऐसे कंपाउंड्स जो जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, सब कुछ सेम है, लेकिन वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो डिफरेंट कौन से होते हैं? जब हम उसकी मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, यानी कि किसी भी तरह हम उसको एक दूसरे के ऊपर इम्पोज ना कर सकें, तब हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और उसकी खासियत क्या है? एक इमेज को दूसरी इमेज में या एक कन्फिगरेशन को दूसरे कन्फिगरेशन में सिंपली सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करने से कन्वर्ट ना किया जा सके, तब हम उसको बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये है ना, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये जो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है जियोमेट्रिकल, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ये भी स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं। दोनों की इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, और जिनको, लेकिन इनकी खासियत क्या है? एक कन्फिगरेशन को दूसरी कन्फिगरेशन में या एक इमेज को दूसरी इमेज में हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करके सिंपली रोटेशन से एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, तब हम इसको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये जनरली किस में पाया जाता है? सैचुरेटेड एल्केन्स में पाया जाता है और साइक्लोएल्केन्स में ये मिलता है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है ना? कुछ कंपाउंड्स, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को अपने नॉर्मल एंगल से रोटेट कर देते हैं।
तब हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जब ये दो कंपाउंड्स जिनका कि केमिकल बिहेवियर सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन वो सिर्फ डिफरेंस किस में है, उनके ऑप्टिकल एक्टिविटी में है, तब हम इसको कहते हैं कि वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं। तो एक तो क्या होता है, राइट हैंड साइड पे, मतलब क्लॉकवाइज उसको रोटेट करे। दूसरा होता है कि वो प्लेन को लेफ़्ट साइड पे रोटेट करे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो जब वो पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट हैंड साइड पर रोटेट करते हैं, तब हम उनको कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तब हम उसको कहते हैं लीवोरोटेटरी। क्योंकि लैटिन में डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, ये, और लीवो का मतलब होता है लेफ्ट, है ना, या नेगेटिव। इनको वो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए डी साइन यूज़ होता है डेक्स्ट्रो के लिए, एल साइन यूज़ होता है लीवो के लिए। तो इस तरह जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो डेक्स्ट्रो और लीवो दो तरीके के होते हैं। अब क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन है, कि मतलब कोई कंपाउंड किसी पोलराइज लाइट के रास्ते में अगर रखा जाए तो वो उस पोलराइज प्लेन को किस एंगल से रोटेट करेगा। तो ये किस चीज़ पे, ये इसको कहें यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन, ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, की सब्सटेंस की नेचर क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं तो सॉल्यूशन में कितना कंपाउंड डिजॉल्व है, लेंथ ऑफ कंटेनर, की लाइट का पाथ कितना लंबा है, यानी कि जिस कंटेनर में हमने सॉल्यूशन रखा है तो वो सॉल्यूशन की उस कंटेनर की लेंथ क्या है, यानी कि लाइट कितना लंबा पाथ उसमें क्रॉस करेगी। फिर पोलरिटी जिसको हम बोलते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वेवलेंथ क्या है लाइट की। तो ये इतने सारे वेरिएबल्स हैं जिस पर कि रोटेशन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। अब अगर कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा स्टैंडर्ड चूज़ करना पड़ेगा जिससे हम हर कंपाउंड की मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन को कंपेयर कर सकें। तो उसके लिए टर्म यूज होती है स्पेसिफिक रोटेशन। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम स्पेसिफिक रोटेशन की टर्म यूज़ करते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये क्या होता है, ये हमारे ऑब्जर्व रोटेशन से किस तरीके से रिलेटेड होता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ऊपर हमने अपॉस्ट्रोफी में टी लगाया हुआ है, नीचे डी लिखा हुआ है, और ये अल्फ़ा ऑब्जर्व रोटेशन, जितना रोटेशन ऑब्जर्व हो, एल और सी। अब इसमें ये सब क्या है, ये अल्फ़ा ये क्या है, ऑब्जर्व रोटेशन, एल क्या है, लेंथ ऑफ सेल इन डेसीमीटर, है ना, कंसंट्रेशन, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इन ग्राम्स पर ml। तो ये है कंसंट्रेशन सी। और जब अब यदि इसमें एल की वैल्यू 1 हो जाए और सी की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो गया, हमारा स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व रोटेशन के बराबर हो जाएगा। तो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन वो ऑब्जर्व रोटेशन है जबकि यूनिट जिस सेल में हमने लिया है पोलरीमीटर की सेल, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और जो कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर ml हो, यानी कि यूनिटी हो ये दोनों चीज़ें। तो जो स्पेसिफिक रोटेशन है उस कंपाउंड का ऑब्जर्व रोटेशन के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, हम जो सूरज से जो हमें लाइट मिलती है वो क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अनपोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसमें जो लाइन ऑफ माइग्रेशन, यानी कि सोर्स से जो लाइट हमारे पास आ रही है, तो यानी कि वो लाइन
उसके परपेंडिकुलर जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं उन सब में लाइट के वाइब्रेशंस हों, तब हम उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। और इस पोलराइज्ड लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें पोलराइज्ड लाइट मिलती है। तो जो पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, वो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन कहाँ है, ये रही, ये लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, इस लाइन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हों, तब हम उसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो और प्लेन क्या होता है, प्लेन वो होता है जिसमें ये सारे वाइब्रेशंस आ जाएं। तो इस प्लेन को हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। यानी कि सपोज करो ये पहले सपोज करो ये पहले ऐसे था, है ना, ये प्लेन था जिसमें सारे वाइब्रेशंस थे। अब जब इसको हमने निकोल प्रिज्म से किया तो ये ऐसे घूम गया या प्लेन ऐसे हो गया, मतलब पहले ऐसे था फिर ये रोटेट हो गया, तो सारे जो रोटेशंस वाइब्रेशंस हैं वो इस डायरेक्शन में आ गए या सारे वाइब्रेशंस जो हैं इस डायरेक्शन में आ गए, तब हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी कि प्लेन जो है पोलराइज्ड लाइट का रोटेट हो गया अपने ओरिजिनल एंगल से, और जितना वो रोटेट होगा वो उसका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी और असिमेट्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो ही कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, सिर्फ वही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होंगे जो कि एक असिमेट्रिक स्ट्रक्चर शो करते हो। तो हम कैसे पता करें कि वो असिमेट्रिक हैं? तो जनरली जो असिमेट्रिक होते हैं कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज होती है। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट नॉन एग्जाम्पल क्या है, हमारे दोनों हाथ, जैसे कि एक हैंड ये, दूसरा हैंड ये, तो हम इन दोनों को कैसे भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, है ना, ये देखो, है ना, इनको हम कैसे भी पूरा सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको हैंडेडनेस के नाम से भी जानते हैं, और हैंड को हम क्योंकि कहते हैं चीरल, तो इसलिए इसको हम चीरलिटी के नाम से जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब वो असिमेट्रिक होगा या उसमें चीरलिटी होगी। तो आज हम इतना ही बेसिक इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।